तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियोस देख लेने हैं। वो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद ही इसको शुरू करना सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो हम चैप्टर 4 का आज हम कंसेप्ट कवर करेंगे और जो सम्स हैं हमारे एक्सरसाइज और प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले। आज हम कंसेप्ट प्लस कुछ इलस्ट्रेशन जो है उन कंसेप्ट को समझाने के लिए ज़रूरी है वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट में हम सीओसी कहेंगे हमेशा। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल है वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते कौन है? तो आपके पास प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में कौन कौन है? सबसे पहले है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स और उसके बाद डेट होल्डर्स जो आपको उधार पे पैसा दे के रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए उसके अंदर आपके बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या आपके डिबेंचर होल्डर्स या फिर बॉन्ड होल्डर्स। तो ये जो लोग हैं ये सब कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं? फंड्स दे रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे एक्सपेक्ट इक्विटी डिविडेंड या फिर अर्निंग, या फिर वो चाहते हैं कि उनका शेयर की प्राइस बढ़े, या फिर वो चाहते हैं कि भाई सब कुछ हो, डिविडेंड भी मिले, अर्निंग भी बढ़े और शेयर का प्राइस भी बढ़े। सेम वे प्रेफरेंस होल्डर जो है वो क्या चाहते हैं? भाई उनको रेगुलर बेसिस पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट प्रॉमिस किया हुआ है वो मिल जाए। इन द सेम वे डेट होल्डर्स जो है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर डिबेंचर होल्डर्स है, दे वांट कि उनको जो भी रेट, इंटरेस्ट रेट एग्री किया हुआ है, कूपन रेट बोलते हैं उसको डिबेंचर्स के केस में और बैंक के केस में इंटरेस्ट बोलते हैं, वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिल जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़, इन लोगों ने जो पैसा लगाया है उसका जो रीपेमेंट का टाइम अगर फिक्स किया हुआ है तो वो पैसा भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल उनके लिए वो इनकम है। ठीक है, बट जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन इस पैसे को एंजॉय कर रही है, जो यूज कर रही है एज अ कैपिटल, उसके लिए क्या हो गया? वो कॉस्ट। और ये क्या है? कॉस्ट फॉर यूजिंग द कैपिटल, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज टर्म्ड एज सीओ। ठीक है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये सीओसी जो हमें पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इसका क्या यूज है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो समझते हैं। ये यूज होता है 3 चीजों के लिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, समझाता हूँ कैसे। दूसरा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तीसरा, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कई सारे डिसीजन ले रहे हैं। वन ऑफ द डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब आपको कौन सी मशीन बाय करनी है, कौन सा प्लांट लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमको इनमें से किसी एक को चूज करना पड़ता है। अब हमारा मेन पर्पस क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो ये समझो एक चीज को कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल यूज कर रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग मनी फ्रॉम द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, उन्होंने 1000 रुपये क्या कैपिटल इकट्ठा किया, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 100 रुपये। 1000 रुपये मिले, उसके बदले उनको प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को कितना चुकाना है? 100। ठीक है, ये समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब ये 1000 रुपये जहां पर भी इन्वेस्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करे कि 100 से ज़्यादा मिले। ठीक है, अब कितने से ज़्यादा मिलना चाहिए उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई व्हाट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द कैपिटल प्रोवाइडर्स, ताकि हम उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम चूज करेंगे जहां पे 100 से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि 1000 रुपये लोगों ने लगाया है और आपको 100 तो देना ही है। ठीक है, 100 तो देना ही है, तो आपको मिनिमम 100 या उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को रीपे कर पाओगे आपका रिटर्न। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ काम आता है कि भाई जो एक्सपेक्टेशन है प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल की, उससे ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो उससे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, आगे हम चैप्टर्स करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वहां पे आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का वर्ड हमेशा आने वाला है। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज डिराइव फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप जो कमाई एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आप आपके शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग ऑप्शंस हमने देखे थे चैप्टर 2 में, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे हम इक्विटी से पैसा ले सकते हैं, डेट से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं। तो इन सारे के सारे अलग अलग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे सस्ता पड़ रहा है, तभी ना जाके हम चूज करेंगे सबसे सस्ता वाला ऑप्शन। ऑप्टिमम आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए भी हमें सीओसी की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो लोग कुछ पर्टिकुलर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, डिबेंचर होल्डर्स कुछ पर्टिकुलर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको जो सबसे सस्ता पड़ता है और जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको चूज करना है। तो उस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सीओसी। तो फिर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आया तो सेम वे फाइनेंसिंग डिसीजन में भी काम आया, भी कहाँ से कैपिटल ले तो आपको सस्ता पड़ेगा और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। थर्ड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। तो आप क्रेडिट पे गुड्स भी सेल करते हो कस्टमर्स को, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज है, आप क्रेडिट पे कस्टमर को सामान बेच रहे हो तो वो पैसा लेट देने वाला है। अब वो पैसा लेट देगा मतलब आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को बेयर करने वाले हो। सिंपल चीज, आपको जल्दी पैसा नहीं मिला तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ के लाना पड़ेगा, या तो आप बैंक से लोन लोगे या फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उसको फाइनेंस करोगे। तो वो जो भी आपको फायदा हो रहा है कि भैया क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो 100 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, और कैश में सेल कर रहे हो तो 80 में बेच पा रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग 20 एक्स्ट्रा फॉर सेलिंग ऑन क्रेडिट। पर ये जो 20 का फायदा हो रहा है तो उसके बदले आपको जो नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब आपका जो ब्याज जाने वाला है, आपका जो डिविडेंड जाने वाला है, वो उससे कम होना चाहिए। जो 20 रुपए का फायदा हो रहा है उससे कम होना चाहिए वो नुकसान या वो जो कॉस्ट है वो, तभी जाके आप नेट नेट कमाओगे। बाकी उधार पे बेचने में कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल चीज है, क्रेडिट पे गुड सेल करोगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज करोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, दैट शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दैट पीरियड। सिंपल चीज है ना। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स, ठीक है। ये 3 मेन है, इसके अलावा भी और कहीं पे यूज होता है, बट ये मेन हमारे 3 डिसीजन मेकिंग है जहां पे सीओसी को यूज करना है। हर एक जगह सीओसी से ज्यादा आप कमाई करो ताकि आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम समझ गए क्यों निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सब कुछ समझ गए। अब ये फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करने होते हैं जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इशू प्राइस, मतलब आपने फॉर एग्जांपल शेयर, रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू किया, उसकी इशू प्राइस क्या है, ठीक है। इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इसमें दोनों में फर्क है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसका डिनोमिनेशन क्या है ना, कि भाई आपका 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, दैट इज योर फेस वैल्यू, मतलब उस पर एक फेस वैल्यू लिखी रहेगी, वो फेस वैल्यू है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो डिबेंचर्स, बॉन्ड है, अपने प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, हमेशा जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के इक्वल होती। कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब आपकी जो इशू प्राइस है इट इज़ मोर देन योर फेस वैल्यू, तो आपको प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। अपने आप 12वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाई इशू एट प्रीमियम। कई बार डिस्काउंट पे भी होता है, मतलब आपकी इशू प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ ही है, बराबर, और आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो आपको इशू प्राइस को ध्यान में लेना है जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो, इसका लॉजिक समझाऊंगा आपको। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट या फिर डिविडेंड रेट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बेस पे ही तो आपका जो कॉस्ट है वो आप पता लगा पाओगे। तीसरा, रिडम्पशन वैल्यू, तो जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, रिडम्पशन पे आप क्या पैसा देने वाले हो, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर जो खर्चा है आपका, डिविडेंड जो जा रहा है प्रेफरेंस का, जो आपका इक्विटी का डिविडेंड जा रहा है, जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है लोन पे या डिबेंचर्स पे, उस पर क्या आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आप जो भी खर्चा करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, तो ये आपको एज अ डिडक्शन मिलता है, मतलब आपकी इनकम में से उतना माइनस किया जाता है टू कैलकुलेट द टैक्सेशन। तो वहां पे ये पॉइंट भी हमें देखना होगा। तो मतलब हम देखें तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। इशू प्राइस, मतलब आपको कितना मिला उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इशू करके। सेकंड, इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड क्या जा रहा है, इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और बैंक्स, और डिविडेंड रेट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी शेयर में तो जनरली फिक्स नहीं होता है, पर प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स होता है। उसके अलावा रिडम्पशन वैल्यू, देखो इक्विटी का कोई रिडम्पशन वैल्यू होता नहीं है क्योंकि इक्विटी का कोई रिडम्पशन का डेट तय नहीं होता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, वहां पे रिडम्पशन अगर है, रिडीमेबल अगर है वो शेयर्स या डिबेंचर्स,
वहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू होगा कि कितने में आप रिडीम कर रहे हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट टैक्स बेनिफिट कि भाई आपको ये जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हो, क्या उसकी वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। तो वो टैक्स का बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो कम होने वाला है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फैक्टर समझ गए। अब हम समझते हैं भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकेंड इज प्रेफरेंस, थर्ड इज आपका डिबेंचर्स लोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक वाला जो फाइनेंस है वो अवेलेबल नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स और बॉन्ड है। मतलब हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरीज हुई। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो फोर्थ है वो रिटर्न अर्निंग्स है, वो एक्चुअली इक्विटी शेयर का ही पार्ट है। तो हमारे पास मेनली 3 प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है। फर्स्ट इज डेट प्रोवाइडर्स, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और थर्ड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इसको सिंबॉलिकली हम जब भी सम्स करेंगे वहाँ पे फॉर्मूलाज बनाएंगे, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट को कहते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कहते हैं केई एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग को कहते हैं केआर। अब देखो रिटर्न अर्निंग का जो वर्ड है इसको पहले समझा दो अगर आपको मालूम ना हो तो जब भी कंपनी अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है तो उसमें लास्ट में उनके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचता है उसको मैंने आपको बताया हुआ है, इसको बोलते हैं पैट्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है। अब इसमें से जो भी डिविडेंड दिया जाए किसी को, इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड दिया जाए वो माइनस करने के बाद इफ एनीथिंग इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड। तो भाई ये रिटर्न अर्निंग से भी कई बार क्या होती है, कैपिटल फाइनेंस होती है। अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में आपको कुछ फॉर्मूलाज को यूज करने, अलग अलग कैटेगरी है, वे इन कैटेगरी में कैसे आप कॉस्ट निकालते हो, इस कैटेगरी में कैसे कॉस्ट निकालते हो। यहाँ पे हम देखें आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग का सिमिलर है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, बाकी ये दोनों का फॉर्मूलाज एकदम सिमिलर है। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। और जब हम इन चारों के अलग अलग कॉस्ट निकाल देंगे भाई, के डी, के पी, के ई और के ई आर, ठीक है, ये सारे निकाल लेंगे तो इनका जो वेटेड एवरेज होता है दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा सबसे बड़ा सम जो इस चैप्टर से बनता है वो बनता है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास 2 पर्टिकुलर टाइप के सम है। फर्स्ट, इनमें से कोई भी एक टाइप से आपको पूछ सकते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, अलग अलग। और जो सेकंड फेज होता है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये आपको करना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी बनाई हुई है। फर्स्ट इज इफ डेट इज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज फिक्स्ड, भी 10 साल बाद 15 साल बाद इसके पैसे आपको वापस देने हैं और कितने रुपए देने हैं वो भी फिक्स्ड है। सेकेंड इज इफ इज नॉट रिडीमेबल। अगर रिडीमेबल नहीं है तो क्या है। तो दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर है कि भी रिडम्पशन होने वाला है और रिडम्पशन पे भी कुछ पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ पे अलग तरीके से करना। तो अब अगर डिबेंचर रिडीमेबल है तो उसका हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल है, समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम कोई भी डिबेंचर इशू करते हैं तो उस पर हमारा जो एनुअल कॉस्ट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये का, जिससे 9% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना, अगर 9% इंटरेस्ट रेट है तो हर साल कितना जाने वाला है आपका, 9 रुपये ब्याज जाने वाला है। मतलब आपकी कॉस्ट का वन ऑफ द कॉन्सिडेंट इज आई, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस दूसरा क्या जाने वाला है समझते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा कि क्या डेट रिडीमेबल है, तो यस रिडीमेबल है, इसलिए तो यहाँ पे आए हम। तो रिडीमेबल अगर डेट है तो आप रिडम्पशन पे कितना देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 110 रुपये, आपने लिया कितना, 100 रुपीज़, ये इशू प्राइस है आपका। ठीक है, इशू प्राइस आपका कितना है, 100 रुपीज़। यू हैव टेकन 100 रुपीज़ बट आफ्टर 10 ईयर्स यू आर गोइंग टू रीपे 110, मतलब आपका 10 रुपये ज़्यादा जाने वाला है ना। आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%, मतलब 9 रुपये तो जाने ही वाला है हर साल, प्लस 10 सालों के अंदर 10 रुपये जाने वाला है, मतलब हर साल का 1 रुपया गिन सकते हैं, वो भी आपका कॉस्ट ही है ना एक तरह से। तो हमको इंटरेस्ट के साथ साथ क्या लेना है, ये रिडम्पशन वैल्यू जो है उसका और ये इशू प्राइस का डिफरेंस, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, जितनी वैलिडिटी है उतने।
मतलब आपका एक हम फॉर्मूला में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रिडम्पशन वैल्यू ले लो, उसमें से इशू प्राइस लिखो या नेट प्रॉफिट लिखो। सेम नेट प्रॉफिट का मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है वो यू आर गेटिंग 100 रुपीज़ और आप रीपे कितना करने वाले हो 100। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 रुपये का, 110 माइनस 100, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, तो एन ले लेते हैं वहाँ पे, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय जनरली आपको जो पैसा मिला है वो लेना होता है आपको, बट क्योंकि आपका पैसा लेना 100 रुपये है और पैसे जो रीपे कर रहे हो 110 है, तो क्यों ना इसका एवरेज ले ले, तो आप लोगे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इंटू 100 करना है बेसिकली, परसेंटेज में निकालना है इसके लिए। तो इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट ले लो 9 रुपये, प्लस 1 रुपये कैसे निकाला हमने, रिडम्पशन वैल्यू में से नेट प्रोसीड माइनस कर दिया और उसको एन से डिवाइड कर दिया, मतलब हर साल का 1 रुपया आ गया। तो 9 और 1 10, आपका 10 रुपये का खर्चा लग रहा है कितने रुपए लेने के लिए, 100 प्लस 110, मतलब एवरेज 105 रुपये आप यूज करने वाले हो, उसके लिए आपको 10 रुपये की कॉस्ट लग रही है, वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, बट इस फॉर्मूला में हमें एक और पॉइंट ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हमने जब फैक्टर्स पढ़े थे तब हमने एक और फैक्टर देखा था जो था लास्ट फोर्थ फैक्टर, टैक्स शील्ड। ठीक है, अब एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सिनारियो 1, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कितना, 1000, आपका इंटरेस्ट है 0, कोई भी डेट यूज नहीं कर रहा है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा, 1000। टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स 30% है, अगर 30% के हिसाब से 300 हो रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 700। ठीक है, अब इसी सिनारियो में एक एडिशन करते हैं कि भाई सिनारियो 2 लेते हैं, 1000 रुपये का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने डेट लिया हुआ है जहाँ पे आपका 200 रुपये का इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा 800, टैक्स कितना होगा 800 का 30% 240, और नेट नेट बच रहा है 500। डिफरेंस निकालते हैं, चलो 1000 में से 1000 गया, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका जा रहा है 200। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 200 का डिफरेंस आ गया, 300 में से 240, 60 रुपये आपका टैक्स का डिफरेंस है, और लास्ट में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना डिफरेंस है, 140। तो आपका इंटरेस्ट जा रहा है 200, बट आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो घट रहा है कितना, 140। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 200, मतलब आपकी जेब में से 200 रुपये गया, बट आपका जो प्रॉफिट की कमी आई है वो कितनी आई, 140। तो ये हो क्या रहा है, कमी तो 200 की आनी चाहिए थी ना, आपका 200 रुपये का ब्याज जा रहा है तो आपका प्रॉफिट 200 से घटना चाहिए था, और ये प्रॉफिट घट रहा है 200 से कम, मतलब 140 ही घट रहा है, 60 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 60 रुपये क्या है, क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको इस इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से आपका टैक्स जो है वो पहले 300 था, अब कितना हो गया 240। दिस इज योर टैक्स शील्ड, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स शील्ड। ड्यू टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर सेविंग ऑन द टैक्सेस, इट इज योर टैक्स शील्ड। एक्चुअल में हम देखें तो ब्याज कितना लग रहा है, 200 या 140, इस पर्टिकुलर डेट की वजह से आपकी जेब में से नेट नेट कितना जा रहा है, 140, नॉट 200। 200 तो सिर्फ दिख रहा है कि 200 जा रहा है, बट पेमेंट ऑफ 200 इज सेविंग टैक्सेस ऑफ ₹60। तो हमें एक्चुअली कॉस्ट जो लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, 140, ऑब्वियस चीज है। तो इसी चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ऐड करते हैं, 1 माइनस टी। क्या लिया, 1 माइनस। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला, जहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका एनुअल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपकी जो फेस वैल्यू है उस पर आप परसेंटेज लगाओगे, कूपन रेट। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, कितना आपका रिडम्पशन पे जाने वाला है। एनपी मतलब आपको नेट प्रोसीड्स कितना मिला, मतलब इश्यू प्राइस जो है वो मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ आपके डिबेंचर शेयर जो भी है वो, माइनस एक और चीज करना पड़ता है, नेट प्रोसीड में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या चीज है भाई, कई बार क्या होता है जब भी आप इशू करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, उन खर्चों को कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो भी आपको पैसा मिला है ग्रॉस, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू का जो भी खर्चा है वो माइनस करके आपको जो नेट पैसा आ रहा है वही यहीं पे लेना है, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब एक और चीज बचा है एन। एन मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर या फिर आपका वैलिडिटी, जहाँ तक आपका डिबेंचर चलने वाला है उसका मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स मिलाकर हमारा ये फॉर्मूला बना है, जहाँ पे आपका अगर डेट जो है वो रिडीमेबल है तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होने। तो डेट अगर रिडीमेबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है पर हमने डेरिवेशन समझ लिया। अब
अगर डिबेंचर रिडीमेबल नहीं है तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल हो गया, इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। आपका इंटरेस्ट आ गया 1 - t, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपका रिडम्पशन वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है, तो अब ये डिफरेंस निकाल पाओगे क्या? ये चीज़ यहाँ आने वाली है, नहीं आएगी। सेम वे ऊपर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नहीं आने वाला, तो सिंपल आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आपका ये रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो लेना ही नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डेट रिडीमेबल है ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला हो गया I 1 - t बाय नेट प्रॉफिट्स इंटू, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज हो गए, फर्स्ट इज रिडीमेबल, सेकेंड इज नॉट रिडीमेबल। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं सो दैट हमको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब जब डेट रिडीमेबल नहीं है तब हम कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। 5 years एगो सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब ये रिडीमेबल नहीं है, मतलब हमारा सादा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। एट 103, ठीक है, एट 3% प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है 100, 12% इंटरेस्ट है, मतलब आई हमारा निकाल लेते हैं हम 12 रुपये, आई कितना आ रहा है 12, और ये इशू प्राइस कितना है 100 ओके। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94। देखो ये डिबेंचर इशू किया था 5 साल पहले, ठीक है, कैलकुलेशन हम आज करते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जहाँ पे आपको मार्केट प्राइस दे रखी है, तो आप जो इशू प्राइस लेते हो या फिर एनपी ले रहे हो, उसकी जगह आपको क्या लेना है, हमेशा जो मार्केट प्राइस है वो लेना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखी है और आपको इशू प्राइस या फिर नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, फिर भी आपको लेना क्या है, नेट प्राइस, ठीक है। इफ द कंपनी इज पेड कॉर्पोरेट टैक्स एट 35%, कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, करंट कॉस्ट निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, के डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज आई 1 - t, ठीक है, रिडीमेबल नहीं है मतलब सादा वाला फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू आई कितना है हमने निकाला 12 रुपीज, 1 - t, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 - t मतलब टैक्स 0.35 डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। मैंने बताया कि जब भी सवाल में मार्केट प्राइस दी जाए तो आपको मार्केट प्राइस ही लेनी है। इशू प्राइस ओरिजिनली 5 साल पहले थी, कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो करंट मतलब आज, तो आपको मार्केट में से 94 ही मिलेगा, तो 94 आपका नेट प्रॉफिट होगा इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको फर्दर सोल्व करने पर 12 इंटू 1 - 0.35 इज 0.65 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 12 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100 इज 8.29 या फिर 8.3%, ये हमारा हो गया के, ठीक है। तो हमने ये इररिडीमेबल का निकाला कि भी इररिडीमेबल का कैसे निकालते हैं, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रिडीमेबल वाले का कैसे निकाल, पढ़ते हैं सवाल को। अ कंपनी इशू 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, 10% मतलब ये हमारा रेट है इंटरेस्ट का, 100 ईच, फेस वैल्यू कितना है 100, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब आपको मिल रहा है 110, ये है आपका इशू प्राइस या फिर नेट प्रॉफिट। 1/4/23 को किया, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/28, 1/4/23 को इशू किया, 5 साल इसकी एन है, एन कितना है 5 साल। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम एट पार, मतलब आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है पार मतलब 100 रुपये है, ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे कितना मिलने वाला है 100 रुपये, मतलब आपका रिडम्पशन वैल्यू इज 100, इशू प्राइस इज 110, कहीं पर भी मार्केट प्राइस नहीं दिया है, मतलब आपका जो इशू प्राइस है या फिर नेट प्रोसीड वो कितना है 110। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट, फॉर्मूला लगाते हैं, के डी इज इक्वल टू आई 1 - t प्लस, क्योंकि रिडम्पशन वाला है तो आपको लेना है आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय कितने साल, एन लेंगे, डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो आई कितना आया, इंटरेस्ट का रेट है 10%, फेस वैल्यू इज 100, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे लेते हैं, 100 का 10% इज 10, 1 - t, टैक्स का रेट कितना है 35, तो अभी हमने पहले देखा 0.65 ले सकते हैं इसको, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इज 100, नेट प्रोसीड इज 110, माइनस आ रहा है, एन कितना है 5 साल, 1/4/23 से 5 साल, तो 5
डिवाइडेड बाय RV 100, NP 110 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। 10 इंटू 0.65 6.5 प्लस 100 में से 110 गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5 इज माइनस का 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 105 2। फाइनल सोल्व करते हैं। 6.5 माइनस 2 इज 4.5 डिवाइड बाय 105 2। फाइनल आंसर कितना आया 4.5 डिवाइड बाय 105 इंटू आपका आया 4.29। ये आपका रिडीमेबल जो होता है उसका सॉल्यूशन भी हो गया। यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं दिया था, जो ओरिजिनल इशू प्राइस था वही हमने क्या माना NP। एक और सॉल्व करते हैं। अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच, मतलब आई हो गया आपका 10 रुपीज एट पार। इशू कैसे किया पार पे, मतलब आपका इशू प्राइस है या फिर नेट प्रोसीड है वो कितना है 100, 1/4/18 को किया है और मैच्योर कब होने वाला है पार पे 1/4/28 को, मतलब 10 सालों बाद। द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/20। अब 1/4/23 को आ गए हम, ठीक है। आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद ये रिडीम होने वाला है, मतलब एन हमारा हो गया 5, क्योंकि हम कैलकुलेशन 1/4/18 को नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/4/23 को, जहां से अभी तक 5 साल बाकी है, एन 5 हो गया। मार्केट प्राइस कितना है 80, ये हमारा हो गया नेट प्रोसीड्स, ठीक है। इसको इग्नोर करेंगे, क्यों, मैंने बोला था अभी जब भी सवाल में आपको मार्केट प्राइस दी हो और जो डेट है किस डेट को हम कर रहे हैं वो दिया हो, तो आपका एन भी चेंज होगा और मार्केट प्राइस की वजह से आपका एनपी भी चेंज होगा। अब बोल रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स गिविंग 35% टैक्स। फॉर्मूला लगाते हैं, KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करते हैं इसको। इंटरेस्ट कितना है आपका 10, 1 माइनस टी 0.65 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है आपका 100, क्योंकि रिडीम कैसे होने वाला है पार पे लिखा था हमको, रिडम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड्स इज 80 डिवाइडेड बाय एन कितना है 5 साल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू इज 100, एनपी इज 80 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, तो 10 इंटू 0.65 कितना हो गया आपका 6.5 प्लस 100 माइनस 80 इज 20 डिवाइड बाय 5 इज 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इज 90 200। तो 6.5 प्लस 4 इज 10.5 डिवाइड बाय 90। फाइनल आंसर कितना आया देखते हैं, 10.5 डिवाइड बाय 90, तो क्या आपका 11.6%। तो हमने रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों का सॉल्यूशन देख लिया। ये तीनों हमने क्वेश्चन कर लिए, ये हमारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। तो हमने दोनों ही केस में जहाँ पे रिडीमेबल डेट है तो केडी कैसे निकालते हैं और इरिडीमेबल है तो केडी कैसे निकालते हैं देख लिया। पर जो रिडीमेबल वाला केस है वो जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो अप्रोक्सीमेट रेट निकाल के देता है। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो एक कंसेप्ट है YTM, जिसको यूज़ करके हम एग्जैक्ट हमारा KD निकाल सकते हैं। अब ये YTM मेथड क्या करता है, ये एक चीज़ को कंसिडर करता है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने इग्नोर किया था वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको 2 अल्टरनेटिव दिए जाए, फर्स्ट अल्टरनेटिव 100 रुपये ले लो, सेकेंड अल्टरनेटिव 110 ले लो, कौन सा चूज़ करोगे? नंबर के हिसाब से 110 ज़्यादा है, चूज़ करोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये 100 रुपये मिलेंगे आज, 110 मिलेंगे 5th ईयर के एंड में। अब क्या होगा, तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। आप 100 रुपये आज के चूज़ कर लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि जो 100 है और 110 है, इसमें से ये 100 की वर्थ ज़्यादा है क्योंकि ये आज मिल रहा है। मतलब 100 रुपये की वर्थ जो है 110 से ज़्यादा है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है कि 110 जो मिल रहा है वो 5वें साल के एंड पे मिल रहा है और 100 रुपये आज मिल रहा है। मतलब ये 100 रुपये की वर्थ 110 से ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है, वो क्या करती है,
रुपए की वैल्यू को, मनी की वैल्यू को कम कर देती है अगर वो फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है ना, तो आज के 5 साल बाद वो चीज़ 100 में नहीं मिलेगी, ज़्यादा में ही मिलेगी। इसलिए क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमारे अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला में ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो मिसिंग है। इसीलिए हमारा एग्जैक्ट रेट नहीं निकला। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को हम डिबेंचर के सम में जब केडी निकालने के लिए यूज़ करेंगे, तब हमारा जो रेट निकलेगा वो एग्जैक्ट निकलेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको इशू प्राइस दे रखी 100 रुपये, मतलब आपने डिबेंचर इशू किया करंट डेट को 0th ईयर में 100 रुपये में इशू किया। उसका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। और टैक्स को अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। हर साल आपका 10% जाने वाला है। और रिडम्पशन वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, और एन मतलब आपकी वैलिडिटी है 5 साल, वैलिडिटी है 5 साल की, ठीक है। तो इसको अगर हम एक टेबल बना के लिखें, एक बनाते हैं कॉलम ईयर का, आपका 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है कैश फ्लो। कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है कि जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको लिखो आप। कैश फ्लो में 0 मतलब करंट ईयर में क्या हुआ, करंट डेट पे क्या हुआ, आपका 100 रुपये आपको मिला, आपने इशू किया। तो जो पैसा जा रहा है उसको नेगेटिव लिखेंगे, जो पैसा आ रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अब हमारा पहले साल के एंड में क्या जाएगा, 10% ब्याज, टैक्स कुछ भी नहीं है, तो 100 का 10%, 10 रुपये का 10 रुपये गया। सेम वे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब फिफ्थ ईयर में क्या हो रहा है, आपका 10 रुपये इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपने रिडम्पशन करने वाले हो 100 रुपये भी जाएगा। तो 5वें साल में आपका 110 रुपये। अब ये टोटल हम जब करेंगे तो पॉजिटिव का टोटल 100 रुपये, नेगेटिव का टोटल 150 रुपये। ये है कैश इनफ्लो, ये है आउटफ्लो। अब ये YTM के फॉर्मूला में हमें करना क्या है, हमारा केडी निकालना है। यहाँ पे केडी इज इक्वल टू IRR होता है। भैया IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ऐसा रेट जहाँ पे आपका इनफ्लो जो है इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाता है। ऐसा रेट ले लो जहाँ पे इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाए। तो यहाँ पे इनफ्लो तो 100 रुपये है, अगर इनफ्लो 100 रुपये है तो आउटफ्लो भी 100 होना चाहिए। ये 100 कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारा आउटफ्लो तो 150 है, और ये जो 150 है ना, ये 150 क्या है, फ्यूचर वैल्यू। इस फ्यूचर वैल्यू को ऐसे रेट से आप डिस्काउंट करो ताकि वो 100 बन जाए। फ्यूचर वैल्यू को ऐसे रेट से डिस्काउंट करो कि वो क्या बन जाए। ये डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, समझेंगे इसको। बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे इनफ्लो को आउटफ्लो से इक्वल करने के लिए मुझे एक इंटरेस्ट रेट को यूज़ करना पड़ेगा। ये तो 100 ही है, करंट वैल्यू तो 100 ही है। इसको अगर फ्यूचर वैल्यू को 100 के बराबर लाना है तो मुझे एक इंटरेस्ट रेट को यूज़ करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट मेरे पास अभी नहीं है। और जो इंटरेस्ट रेट निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, केडी, को कहते हैं IRR। तो इस IRR को कैलकुलेट करने के लिए एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब आपके पास अब इस टेबल के बेस पे आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा। आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 10 के आसपास आने वाला है, ठीक है। 10 से 2%, 3% ऊपर भी आ सकता है, 10 से 2%, 3% नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी दो रेट ले लेने हैं, ये 10 के आसपास के, ठीक है। 10 से ऊपर कुछ, 10 से नीचे कुछ, ठीक है। तो उन रेट को कहा जाएगा, एक होगा हायर, एक होगा लोअर। मतलब 10 से हायर, 10 से, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हो 7%, एक ले लेते हो 13%, ठीक है। तो वो जितना रेंज छोटी होगी उतना एग्जैक्ट रेट निकलेगा। जितना आप दूर लोगे, फॉर एग्जांपल 5%, 15% ले लिया, तो आपका जो रेट निकलेगा वो उतना एग्जैक्ट नहीं। तो ये दो रेट हो गए अलग अलग। हमें क्या करना है, ये 7% पर डिस्काउंट करना है इस वैल्यू को, 13% पे डिस्काउंट करना है। तो ये डिस्काउंटिंग कैसे करना है, तो डिस्काउंटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक फैक्टर को यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 7%, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13%। ये डिस्काउंटिंग की वजह से क्या होगा कि कैश फ्लो को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एट 7%, प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। डिस्काउंटिंग की प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू को क्या कर देती है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है, द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसका कैलकुलेटर टेक्निक एकदम सिंपल। अगर आपको 7% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, 0 ईयर पे हमेशा कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने भी परसेंटेज हो, क्या होगा, 1 होगा। अब
उसके अगले सालों के हमको अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो कैलकुलेटर में आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 1/1 + r। ठीक है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, तो आपको कैलकुलेटर में करना क्या है 1/1 + 7%। भाई 7% कैसे करते हैं, 1/7% इज 0.07 बेसिकली +1। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है कैलकुलेटर में 1/1.07। ठीक है, 1/1.07 करके जैसे ही इक्वल टू दबाओगे तो पहले साल का हमको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो इसका मिल जाएगा, तीसरी बार दबाओगे तो इसका मिल जाएगा। चलो साथ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर ले लो, आपको 7% के डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने। 0th ईयर का हमेशा क्या होगा 1, पहले साल का निकालते हैं 1/1.0 क्या निकला हमारा 0.9345। ठीक है, अब हमेशा हमको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिजिट्स लेना है। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेना है। जैसे यहाँ पे आया 0.935। ठीक है, राउंड ऑफ कर देना है इसको। वापिस इक्वल टू दबाओगे तो दूसरे साल का आएगा 0.87। वापिस दबाओगे तो तीसरे साल का आएगा 0.816। तो ऐसे दबाते जाओगे तो आपको हर साल का मिलता जाएगा। आपको 5 साल तक का कैलकुलेट करना है। सेम वे 13% का निकालते हैं तो भाई 13% का क्या हो जाएगा 1/1.07 लिया था, यहाँ पे लेंगे 1/1.13। करते हैं इसको कैलकुलेट, साथ में करना 1/1.13। पहले साल का आया है 0.885, दूसरे साल का आया 0.783। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। देखो कई बार एग्जाम्पल में दिए रहते हैं, कई बार नहीं दिए होंगे, हमने सीख लिया। कैलकुलेटर टेक्निक इज वेरी इजी। ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब करना क्या है आपको, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ये जो कैश फ्लो है इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंटिंग फैक्टर, 100 × 100 10 × 0.935 आएगा 9.35। ये नेगेटिव लिखना है। ऐसे लिखते जाओगे, जब आपके सारे के सारे कैश फ्लोज ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। आपको इसका समेशन करना है। समेशन कैसे करना है, जो नेगेटिव है उसको माइनस करना है, पॉजिटिव को क्या करना है प्लस करना है। आपका नेट नेट जो भी फिगर आ रहा है, नेट नेट जो भी फिगर आ रहा है, ये है आपका लोअर रेट, ये है आपका हायर रेट। तो इसका जो समेशन आता है इसको बोलते हैं एनपीवी, इसको भी कहते हैं एनपीवी। ये है लोअर रेट वाला एनपीवी, ये है हायर रेट वाला एनपीवी। तो अभी हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक है लोअर रेट जो कि है 7%, एक है हायर रेट जो कि है 13%, एक हमने निकाला एनपीवी एल, एक निकाला एनपीवी। अब इसको हम यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूला के बेस पर हमें आईआरआर मिल जाएगा। क्या बनता है हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है आईआरआर और केडी इज इक्वल टू, आपको लेना है लोअर वाला इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 7%, प्लस आपको न्यूमरेटर में लेना है एनपीवी ऑफ एल, तब ये वाला 7% वाला एनपीवी डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ एल माइनस एनपीवी ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस एच। ये हो गया आपका आईआरआर का फॉर्मूला, जो आपको यूज़ करना होगा जब आपका 7th चैप्टर जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने वाले हो, वहाँ पे भी आईआरआर काम आएगा। तो आपने सीख लिया। करना क्या है, 2 इंटरेस्ट रेट ले लो अलग अलग, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इस बेस पे आपके 2 एनपीवी आ जाएंगे। दोनों एनपीवी में से जो कम इंटरेस्ट वाला है दैट इज एनपीवी एल, ज़्यादा इंटरेस्ट वाला है एनपीवी एच। इस फॉर्मूला में पुट इन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था आईआरआर के बेस पे कैसे केडी निकालना है। इसको यूज़ करके एक सम करते हैं फटाफट। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 each on 1/4/20 to be matured on 1/4/28. The company wants to know the current cost of existing debt if the market price of the debenture is 80, assuming 35% टैक्स रेट। ये टैक्स रेट है मतलब हमारा जो कैश फ्लो है इंटरेस्ट का वो कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था टैक्स शील्ड का कंसेप्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी इशू प्राइस कितनी है 100 रुपये। ठीक है, बट यहाँ पे हमें करंट मार्केट प्राइस दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल में मार्केट प्राइस दी जाए तो हमारा जो इशू प्राइस या फिर नेट प्रॉफिट है वो क्या बन जाएगी, इशू प्राइस। आपका इंटरेस्ट रेट है 10%, कि हर साल आपका 10% ब्याज होने वाला है, तब 10 रुपये। बट क्योंकि 35% टैक्स रेट है तो हमें 3.5 रुपये क्या मिलेगी टैक्स शीट। जैसे 10 रुपये का जैसे आप इंटरेस्ट पे करोगे आपका 3.5 रुपये का टैक्स बच जाएगा।
अल्टीमेटली आपका 6.5 रुपये क्या होने वाला है, इंटरेस्ट का कॉस्ट। अब रिडम्पशन का बारे में कुछ बोला नहीं है, पर 5 साल बाद रिडम्पशन होने वाला है। 23 में लिया, 28 में रिडम्पशन, तो रिडम्पशन वैल्यू हम ले लेते हैं इक्वल टू 100। इशू प्राइस 80, रिडम्पशन वैल्यू 100, इंटरेस्ट रेट 10%, बट कैश आउटफ्लो कितना होगा इंटरेस्ट का, 6.5 रुपये। हमें अब ये YTM के मेथड को यूज़ करके इस सवाल को सोल्व करना है। तो हमें टेबल बनाना है। टेबल बना रहे हैं ईयर का, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5। यहाँ पे हमें लेंगे कैश फ्लो। 08 ईयर में आपको 80 रुपये मिल रहा है। इशू प्राइस कितना है, 80। पहले साल में आपका 6.5 रुपये ब्याज जाएगा नेगेटिव। सेम वे सेकेंड में भी 6.5, थर्ड में भी 6.5, फोर्थ में भी 6.5, और फिफ्थ में आपका 100 रुपये रिडम्पशन वैल्यू प्लस 6.5 का ब्याज, मतलब 100 भी जा रहा है प्लस 6.5 जा रहा है। तो ये आपका हो गया कैश फ्लो। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि IRR के अंदर आपको क्या करना है। अब हमें दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट चूज़ करने हैं। एक चूज़ करना है H, एक चूज़ करना है L, हायर और लो। एक 10 से ज़्यादा होना चाहिए, एक 10 से कम होना चाहिए। तो हायर रेट में हम ले लेते हैं 13%, लोअर में ले लेते हैं 8%। ठीक है, तो एक हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है 8% के हिसाब से, उसी की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दूसरा लेना है हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर 13 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल। तो चलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले साल का तो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। 8% वाले गिन लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.08 आपका आया 0.92। दूसरे साल का आया 0.857। तीसरे साल का आया 0.794। चौथे साल का आया 0.735 और पाँचवें साल का आया 0.68। ये हो गया 8% के हिसाब से। 13% का गिन लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.13। फर्स्ट ईयर का आया 0.885। सेकेंड ईयर का आया 0.783। थर्ड ईयर का आया 0.693। फोर्थ ईयर का आया 0.613। फिफ्थ ईयर का आया 0.54। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकल गए। अब करना क्या है, हमें कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। इसका एक समेशन मिलेगा, सेम वे इसका एक समेशन मिलेगा। ये होगा हमारा NPVL, ये होगा हमारा NPVH। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 80 इंटू 1 80, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 6.5 इंटू 0.926। तो ये जितने भी ये सब आउटफ्लोज हैं इसको माइनस में लिखेंगे। टोटल करते हैं इसका। पहले नेगेटिव वाला का टोटल कर दे रहा हूँ मैं। तो नेगेटिव वाला का टोटल आया है 94.05, ये नेगेटिव वाले का, और ये तो है 80। तो आपका नेगेटिव कितना आया, 14.0, ये वाला हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं 0.885। तो ये भी सारे के सारे मल्टीप्लाई कर लिए हम लोगों ने। नेगेटिव वाला का टोटल पहले कर लेते हैं। नेगेटिव वाला का टोटल आया 77.15, ये पॉजिटिव है 80। हमारा नेट नेट पॉजिटिव आ रहा है 2.85, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव आया, ये हमारा पॉजिटिव आया। अब हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला में डाल देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, IRR इज इक्वल टू, आपको लेना है L प्लस न्यूमरेटर NPV ऑफ L, डिनोमिनेटर NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H होल मल्टीप्लाइड बाय H माइनस, रखते हैं फॉर्मूला में। L लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% प्लस NP ऑफ L कितना आया, -14.05। NP ऑफ L वापस लेंगे 14.05 माइनस 2.85 और H माइनस L 13 माइनस 8, 5% आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। 8% प्लस 14.05 माइनस, ये 14.05 माइनस का है, ये माइनस का 2.85 है, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 14.05 प्लस 2.85, क्या है माइनस का 16.9 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अब
फर्दर सोल्व करते हैं इसको। 14.05 डिवाइड बाई 16.9 क्या आया 0.83 इंटू 5 प्लस 8, तो आपका इंटरेस्ट रेट फाइनल आ रहा है 12.16%। यही आपका IRR, यही आपका KD। तो हमारा KD आ गया 12.16। ये हमारी बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा क्योंकि उनके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उन्होंने अलग ले रखे हैं। अब एक और सम पूछा जाता है बार बार, जो कि है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में देंगे कि आपके जो डिबेंचर है, ठीक है, उसकी इशू प्राइस इतनी है, इंटरेस्ट रेट इतना है, आपको रिडम्पशन वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि आपको जब भी KD निकालना है तो आपको रिडम्पशन वैल्यू चाहिए। आपको रिडम्पशन वैल्यू ना देकर वो क्या करेंगे कि भाई आपके जो डिबेंचर्स हैं कितने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इक्विटी शेयर की जो फ्यूचर में वैल्यू वो आपको नहीं दे रखी है। फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी उनको मालूम ही नहीं होगी ना। तो ऐसे सवाल में क्या होता है, ये कंबाइंड सम कहा जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फ्यूचर में होने वाली जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है उसको पहले निकालेंगे, और वो जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, रिडम्पशन वैल्यू। और उस रिडम्पशन वैल्यू को हम KD के फॉर्मूला में पुट इन करेंगे और तब जाके हमको हमारा KD मिलेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में, पर जो फ्यूचर में कन्वर्ट होकर जो वैल्यू होगी वो हमें मालूम नहीं है। जो फ्यूचर में जो पैसे मिलने वाले हैं दैट इज माई रिडम्पशन वैल्यू। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट द रिडम्पशन वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, और जो भी शेयर्स मिल रहे होंगे उसको हमें पुट इन करना पड़ेगा इन द फॉर्मूला ऑफ KD टू गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है मैं पढ़ देता हूँ फिर से फटाफट। तो जो मैंने बताया वही लिख रखा है कि इन दिस सम द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर विल नॉट बी गिवन। ठीक है, एज द डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, तो भी हमें शेयर मिलने वाले हैं कि एक डिबेंचर के बदले 10 एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर या 15 शेयर या 5 शेयर। तो कंबाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर सो रिसीव ऑन द कन्वर्जन विल बी द रिडम्पशन। तो वी हैव ऑल द डिटेल्स एक्सेप्ट रिडम्पशन वैल्यू, सब कुछ होगा पर रिडम्पशन वैल्यू नहीं होगा। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन वैल्यू निकालना पड़ेगा, और रिडम्पशन वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 साल बाद जो भी इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कर रहे हैं हम। अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर, एन हमारा 5 साल हो गया। 15% इंटरेस्ट का रेट है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, मतलब हर साल 15% ब्याज जाने वाला है। एट द मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। मतलब आपका जो डिबेंचर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12। करंट मार्केट प्राइस मतलब आज कितनी है, एक शेयर की वैल्यू 12 रुपये। जब रिडम्पशन होगा तब की वैल्यू नहीं दे रखी है। एंड द हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 5% पर एनम। तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई आपका जो शेयर है हर साल 5% बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब आज अगर इस शेयर की 12 रुपये वैल्यू है तो 5 साल बाद हर साल 5-5% बढ़ा के आप फ्यूचर की वैल्यू निकाल सकते हो एक शेयर की, और उस शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा कि रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा। तो हमें सवाल क्या पूछा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखो इसको हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला से यूज करते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, भाई फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, KD इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या है हमारा, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला में हम लेते हैं I1 माइनस T। ठीक है, प्लस क्या लेते हैं आप लेते हो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोफिट्स डिवाइड बाय N डिवाइड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट आपके पास है 15 रुपये, 1 माइनस T 35% है। रिडम्पशन वैल्यू अभी आपके पास नहीं है, नेट प्रोसीड आपके पास 100 रुपये है क्योंकि अभी आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर नहीं दे रखा, तो 100 रुपये ले लेंगे, कोई भी प्रीमियम वीमियम कुछ बोला नहीं है। N 5 साल है, तो हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है बट सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट ले लेते हैं 15 रुपये, 1 माइनस T हो जाएगा 0.65 प्लस अभी ये रिडम्पशन वैल्यू खाली है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो हमें ये बोला कि आपका अभी जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, 12 रुपये। हर साल ये 5% बढ़ता है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 12 को 5-5% 5 साल तक बढ़ाते हैं। तो 12 प्लस 5%, फिर वापिस 5%, फिर वापिस 5%, फिर वापिस
और लास्ट में वापस, मतलब 5 बार 5-5 टका ऐड करना है। तो करते हैं कैलकुलेट, 12 + 5 टका प्लस 5 टका प्लस 5 टका प्लस 5 टका प्लस 5 टका। अगर 5 बार हम 5 टका ऐड करेंगे तो हमारा जो शेयर की वैल्यू हो जाएगी 15.315 हो जाएगी। और आपको कन्वर्जन पे मिलने वाले हैं 10 शेयर, तो आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो आपकी रिडम्पशन वैल्यू हो रही है तो 53 डाल देते डिटेल। रिडम्पशन वैल्यू 153.15 माइनस नेट प्रोसीड 100 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 153.15 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, 15 इंटू 0.65 9.75 प्लस 153.15 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 10.60 डिवाइड बाय 153.15 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 तो 26.37 9.75 प्लस 10.63 डिवाइड बाय 126.57 टू। तो आपका KD आया है 16.10। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला के बेस पर KD। चलो, तो यही KD हमने जो निकाला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला से ITM के हिसाब से निकालते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इशू प्राइस 100 रुपये, इंटरेस्ट हर साल कितना जा रहा है 15%, और क्योंकि टैक्स शील्ड है आपका हर साल 9.75 जा रहा है। रिडम्पशन वैल्यू अभी आपने निकाली 153.1 के शेयर्स के बेस पर। अब इसको हम KD मतलब अपना YTM वाले फॉर्मूला से करेंगे, तो इसको टेबल से सॉल्व करना है। तो जब टेबल बना रहे हैं तब थोड़ा सा छोटा टेबल बने, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कैश फ्लो रिपीट हो रहा है हर साल सेम, तो वहाँ पे हम बार बार अलग अलग साल ना लिखकर हम एक बार लिख लेंगे और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, ध्यान देना। हमारे पास ईयर है 0। अब देखो 1 से लेकर 5 साल तक बार बार इंटरेस्ट जो आपका सेम होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो हम ले लेते हैं 1 से 5 साल एक साथ, और 5वें साल में हमारा रिडम्पशन वैल्यू तो वो अलग हमें लेना पड़ेगा। तो 5 साल हमने तो 0, 1 to 5 एंड 5 तीन अलग अलग हमने कैश फ्लो लिए हैं। कैश फ्लो क्या हो रहा है, 0 पे आपका 100 रुपये मिल रहा है, 1 से 5 साल तक आपको हर साल कितना जा रहा है 9.75। 9.75 क्यों लिया, 15% इंटरेस्ट रेट है, बट टैक्स शील्ड की वजह से आपका नेट नेट कितना जा रहा है 9.75, और 5वें साल में आपका जा रहा है 153.15। ठीक है, ये आउटफ्लो है, ये इन। अब हमें IRR निकालना है, तो हमें चाहिए एक H, एक चाहिए L, एक लेना है हायर, एक लेना है लोअर। ठीक है, तो हायर में हम ले लेते हैं 20% और लोअर में ले लेते हैं 15%। ठीक है, तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट 15%, दूसरा होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट 20%। तो पहले साल का तो 1 ही होगा। 1 से लेकर 5 साल तक का कैसे साथ में निकालते हैं, तो पहले आप कैलकुलेटर ले लो। कैलकुलेटर में आपको 15% का निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 पहले साल का आएगा, दूसरी बार दबाओगे दूसरे साल का, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5वें साल का हमें ज़रूरत है यहाँ पे इसके लिए, तो 0.497। अब क्या करना है, अब आपको दबा देना है GT। अब जैसे आपने GT दबाया तो आपको जो वैल्यू मिला है वो क्या है, वो पहले साल से लेकर 5वें साल तक का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसका समेशन है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 से 5 साल तक का 3.352। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, हम हर साल का फैक्टर निकालकर 9.75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्यों ना इसका टोटल करके एक ही बार मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे 20% का निकालते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 1.2 पहले साल का, 2, 3, 4, 5, 5वें साल का आया है 0.402, और GT दबाओगे तो 1 से लेकर 5 साल तक का आ जाएगा, जो आया है 2.99 या 99 2.991। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा 100 इंटू 1 100, 3.352 टू 9.75, 32.68, 0.497 टू 153.15,
तो आपका आया है 76.11 नेगेटिव। टोटल करेंगे, पहले नेगेटिव का टोटल कर देते हैं। आपका नेगेटिव का टोटल आया है 108.79 और पॉजिटिव का टोटल है 100। आपका नेट नेट माइनस का आया है 8.79। सेम वे यहाँ पे लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू को, डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैश फ्लो को, 100 इंटू एक 100, 2.991 इंटू 9.75, आपका आया है 29.16 नेगेटिव, 0.402 इंटू 153.15 का आया है 61.57। नेगेटिव का टोटल कर लेते हैं। नेगेटिव का टोटल है 90.73, पॉजिटिव का 100, ये पॉजिटिव का ज़्यादा है, पॉजिटिव का कितना आ रहा है 9 पॉइंट, तो हमारे दोनों वैल्यूज़ निकल गए। ये है NPVH, ये है NPVL। तो इसको फॉर्मूला पे रखते हैं, IRR या फिर KD इज इक्वल टू L प्लस NPV ऑफ L डिवाइड बाय NPVL माइनस NPVH मल्टीप्लाइड बाय H माइनस L कितना है 15%, 15% प्लस NPV ऑफ L आपका कितना आया है -8.79 डिवाइड बाय NPV ऑफ L माइनस 8.79 माइनस 9.27 मल्टीप्लाइड बाय H माइनस L 20 माइनस। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, 15% प्लस डिनोमिनेटर को सोल्व कर देते हैं पहले हम। तो 8.79 माइनस का जो है उसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 18.06 माइनस का, और ये माइनस का 8.79 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो फर्दर सोल्व करते हैं, 15% प्लस 8.79 को 18.06 से डिवाइड करते हैं, 8.79 डिवाइडेड बाय 18.06 जो आया है 0.8467 मल्टीप्लाइड किससे करना है आपको 5% से, और 5% नहीं दबाना है, सिर्फ इंटू 5 करना है, 2.43 प्लस 15। तो आपका अल्टीमेट आंसर आया है 17.43%। ये आपका KD हो गया एज पर मेथड ऑफ IRR। तो आपके मॉड्यूल में एक थोड़ा सा वेरिएशन है, आंसर सेम आ रहा है, पर इसे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये कंपनी के एंगल से कर रहा हूँ। तो मैं जो पैसा आ रहा है उसको इनफ्लो मान रहा हूँ और जो पैसा जा रहा है उसको आउटफ्लो मान रहा हूँ। तो इनफ्लो को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, आउटफ्लो को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। मॉड्यूल में इससे इन्वर्स कर रखा है, ये 100 जो इनफ्लो है उसको आउटफ्लो माना है और जो आउटफ्लोज हो रहे हैं उसको इनफ्लो माना है, मतलब इसको पॉजिटिव लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर आप पूरा ही एंगल भी चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी हमारा आंसर उनसे मैच हो रहा है। तो KD समझ गए, अब KP निकालना हमारा आसान हो जाएगा। KP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर के सिमिलर ही है प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ दो चेंज करने हैं उसके फॉर्मूलाज में और आपके KP के फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। वो क्या दो चेंज है? पहला चेंज है आपको जस्ट रिमूव 1 माइनस टी, टैक्स शील्ड हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से आपका कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है, सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाता है टैक्स का। उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है उसमें से हम माइनस करते हैं हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के पेमेंट की वजह से कोई भी आपका टैक्स सेव नहीं हो रहा था, इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स सेव हो रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे 1 माइनस टी का फैक्टर ले रहे हो, यहाँ पे आप उस फैक्टर को रिमूव कर दो। दूसरी चीज, KD के फॉर्मूला में से आई को रिमूव कर दो और वहां पे डी ले लो, कि वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल। जो भी फॉर्मूलाज है उसमें 1 माइनस टी को रिमूव कर दो और आई की जगह डी ले लो। तो हमारा जो फॉर्मूला था KD का रिडीमेबल का क्या था, आई 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। ये था फॉर्मूला। अब क्या बोला हमें, 1 माइनस टी रिमूव कर दो, 1 माइनस टी रिमूव कर देते हैं और आई को रिप्लेस कर दो डी से, हो गया। अब रिडम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड्स, एन, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डी
प्लस आर वी माइनस एन पी। अब ये एन पी जो है ना, उसकी जगह हम पी जीरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी जीरो, मतलब आपकी करंट प्राइस डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस पी जीरो डिवाइड बाय, ये आपका फॉर्मूला हो गया रिडीमेबल डेट का। सेम वे इररिडीमेबल में हम क्या कर रहे थे, डेट का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आई वन माइनस टी डिवाइड बाय एन पी। ये था, आई को हटा के डी लिखना है, वन माइनस टी को रिमूव कर देना है, एन पी की जगह पी जीरो लिखना है। डन। डी बाय पी जीरो, ये हो गया हमारा डी प्लस आर वी माइनस पी जीरो डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस पी जीरो डिवाइड बाय, ये हमारा फॉर्मूला हो गया के पी का। ठीक है, तो फॉर्मूलाज हो गए। के डी का कंसेप्ट समझ लिया अगर हमने, तो के पी का भी समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ दो फैक्टर रिमूव करने, टैक्स शील्ड रिमूव करना है एंड रिप्लेस इंटरेस्ट विद डिविडेंड। ये हमारे फॉर्मूला हो गए, कंसेप्ट हो गए। अब हम सम्स कर लेते हैं सो देट हमारा जो कंसेप्ट है वो पक्का हो जाए। तो क्वेश्चन करते हैं, XYZ लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95 ईच। क्या इशू क्या हो रहा है? 95 पे, मतलब नेट प्रॉफिट बोलो या पी जीरो बोलो, कितना है? 95। डिविडेंड है 10%, 100 रुपये का, मतलब आपका डी है 10, एन पी है क्या? पी जीरो है 95। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर निकालो। निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? डी डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू डी है कितना? 10%, मतलब 10 रुपीज़। पी जीरो कितना है? 95 इंटू 100, आपका के पी आ गया 10/95 इंटू 10.53%। एक और कैलकुलेट करते हैं। इफ आर एनर्जी लिमिटेड इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर विथ स्टेटेड डिविडेंड 12 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब भी आप 100 रुपये इशू करोगे, आपको 97 ही मिलेगा, 3 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो हमारा पी जीरो कितना हो गया? 97, या नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 97, और डिविडेंड है कितना? 12। फॉर्मूला लगाते हैं, के पी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय पी जीरो इंटू डिविडेंड कितना? 12। पी जीरो मतलब नेट प्रॉफिट कितना मिला है? 97 टू 100। तो के पी आ गया हमारा 12/97 इंटू 12.37। तो ये तो हो गया हमारा इररिडीमेबल वाला। अब रिडीमेबल वाला भी कर लेते हैं। तो ये रिडीमेबल वाला है। XYZ लिमिटेड इशूड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95 ईच। पी जीरो कितना हो गया? 95, या नेट प्रॉफिट। द कंपनी प्रपोजेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर। एन कितना हो गया? 10 साल। और कुछ बोला नहीं है, मतलब रिडम्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू के इक्वल। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फॉर्मूला लगाते हैं, के पी इज इक्वल टू डी प्लस आर वी माइनस पी जीरो डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस पी जीरो डिवाइड बाय 2। डिविडेंड कितना? 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज़, प्लस आर वी 100 रुपये। इशू कितने में हो रहा है? 95 में, तो माइनस 95 डिवाइड बाय एन कितना है? 10 साल। 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2। फाइनल सोल्व करते हैं, तो 100 माइनस 95 डिवाइड बाय 10 इज 0.5 एंड 10, तो 10.5 आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 इज 97.5 इन 100 करेंगे, तो हमारा के पी आया है 10.77। तो हमने के पी निकाल दिया रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों का। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? अप्रोक्स। तो इसी चीज़ को YTM टेबल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे सम, तब हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारे के डी एंड के पी ख़त्म होते हैं। के डी में हमने रिडीमेबल, यहाँ पे दो टेक्निक थी, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एंड YTM फॉर्मूला, प्लस इररिडीमेबल, ये देख लिया। के पी में भी हमने रिडीमेबल देख लिया, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला देख लिया है। YTM हम जब सम करेंगे तब देख लेंगे। के पी ऑफ इररिडीमेबल भी। हमारे दो कंसेप्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम के ही समझेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमको फुल फ्लेज उसका एक वीडियो चाहिएगा।
के और के आर हम दोनों यहाँ पे बदलेंगे और देन आफ्टर वी विल मूव टू द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन और जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है